सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा इलेक्ट्रो होम्योपैथिक टॉक्स के प्रथम संस्करण में। जैसा कि आप सभी को मैं बता दूं कि ये मंच हम सभी को एक ऐसा अवसर प्रदान करता है जिसके माध्यम से हम इलेक्ट्रो होम्योपैथिक जो एक नई चिकित्सा पद्धति है जिसके बारे में हम अवगत होंगे, और इस मंच के माध्यम से हम बहुचर्चित ऐसे अनुभवी लोग जो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के विषय में विशेष रूप से प्रकाश डाल सकते हैं और हमें विशेष जानकारी दे सकते हैं, हम उन्हें आमंत्रित करेंगे और हम जनमानस को बनाने का प्रयास करेंगे कि वाकई में इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति है क्या, और ये किस तरीके से कारगर है, और मूल इसका क्या है और किस तरीके से काम करती है। इसी क्रम में सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। मैं डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव जी के बारे में मैं सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव जी एक बहुचर्चित एक अनुभवी चिकित्सक हैं, जिनके बारे में मुझे लगता है कि अगर उनकी पूरी डिटेल या उनके अचीवमेंट के बारे में बात किया जाए तो ये जो समय है, जो निर्धारित समय है, बड़ा कम होगा, लेकिन फिर भी मैं संक्षिप्त रूप से डॉक्टर साहब का परिचय देना चाहूंगा। डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव जी, जो इनकी शैक्षिक योग्यता एमएससी जूलॉजी है और विगत 1983 से इलेक्ट्रोपैथिक से जुड़े हुए हैं, और 40 वर्षों का जिनके पास एक बहुत ही लंबा अनुभव है। डॉक्टर साहब खुद उनकी प्रैक्टिस के साथ साथ एक विद्यालय में प्रिंसिपल के पद पे कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब के द्वारा लिखी बहुत सारी किताबें जो इलेक्ट्रोपैथी के छात्रों को उनके किताबों के माध्यम से उन्हें शिक्षा दीक्षा प्रदान कर रही है। और बाकी मैं जानना चाहूंगा डॉक्टर साहब से खुद कि डॉक्टर साहब अपना बड़ा संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों को दें। डॉक्टर साहब। सर, आपसे अनुरोध होगा कि अपना स्पीकर प्लीज ऑन कर लीजिए सर। डॉक्टर साहब। सर, ऑडियो प्लीज ऑन कर लें। डॉक्टर साहब प्लीज आप अपना ऑडियो ऑन कर लें, आपकी आवाज हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है। हाँ, अब मेरी आवाज आ रही है आपके तक? जी जी जी, बिल्कुल सर। सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से पूरे देश के इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक साथियों का, इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक श्रोताओं का अभिवादन करता हूं और धन्यवाद देता हूं आपके इस चैनल को, आपके इस फोरम को, जिसके माध्यम से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की ज्योत आपने फिर से जलाई है। मेरा संक्षिप्त परिचय आपने दे ही दिया है, बस इतना ही काफी है कि मैं वर्तमान में काउंट सीजर मैसी मेमोरियल ट्रस्ट का सेक्रेटरी जनरल हूं, और इसके पहले मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय सलाहकार भी हूं, और विभिन्न प्रदेशों की इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक समितियों में लोगों ने मुझे सम्मान दिया है, अपने अपने पदों पर सुशोभित किया। और अभी परसों ही मुझे नई दिल्ली की एक संस्था है मानव सेवा समिति, जिसने मुझे अपना संरक्षक चुना है मानव समाज में समता स्थापित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के संदर्भ में मैं इतना ही कहूंगा कि मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अपने आप को कभी छोड़ नहीं पाया, और जब से जुड़ा तब से लगातार अभी तक जुड़ा हूं। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने बताया कि ये मंच विशेष रूप से हम लोगों ने जो बनाया है, इसमें हम आम जनमानस को ये बताना चाहते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो कि एक नई चिकित्सा पद्धति के रूप में प्राय इसके बारे में डिस्कशन होता है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है जी कि समाज में एक तरीके का कंफ्यूजन है, एक भ्रम की स्थिति है। तो मैं चाहूंगा कि बड़ा संक्षिप्त जी और सहज तरीके से आप बताएं कि जिससे कि हमारे साथ जुड़े हुए लोग ये समझ पाए कि वाकई में ये किस प्रकार की चिकित्सा पद्धति है। जहां तक कि इसके नाम से जो मैं समझ पाता हूँ, अगर एक मैं सामान्य रूप से बात करूं, कि कुछ बिजली जैसा ऐसा कुछ लोग समझते हैं,
लेकिन वाकई में इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति क्या है, मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ, तो कृपया इस पर प्रकाश डालें। देखिए, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से बिजली या इलेक्ट्रिक सर्किट का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। मैं स्पष्ट कर दूं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी दो शब्दों से मिलकर बनी है, इलेक्ट्रो और होम्योपैथी। इलेक्ट्रो शब्द का अर्थ उस समय जब इस चिकित्सा पद्धति की खोज हुई थी, तो इलेक्ट्रो शब्द का अर्थ उस समय के खोजकर्ताओं ने या उनके अनुयायियों ने या उनको चाहने वालों ने उसको त्वरित गति से संभाल लिया था, क्योंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियां शरीर में पहुंचते ही 1/300 सेकंड में ये कार्य करना शुरू कर देती है। 1 सेकंड कितना छोटा होता है और 1/300 सेकंड कितना छोटा होता है, इसकी कल्पना लोग कर सकते हैं। हालांकि ये बात हम आज के 2025 के समय में कह रहे हैं, 1865 में ये बातें उन लोगों को नहीं पता थी और उन्होंने इसको कहा कि ये दवाएं त्वरित गति से कार्य करती हैं, लिहाजा इसका नाम उन्होंने इलेक्ट्रो शब्द दिया, क्योंकि उस समय एडिशन का बल्ब सिस्टम आ चुका था और बल्ब जलने लगा था, तो लोगों ने कहा जैसे इलेक्ट्रिक अंगुली पर स्विच रखते ही बल्ब जल जाता, वैसे हमारी ये दवाएं भी काम करती। लेकिन वास्तव में वो शब्द आज के वर्तमान युग पर विज्ञान के दृष्टिकोण से बिल्कुल सही साबित इसलिए हुआ कि हम देखते हैं कि हमारे शरीर की तंत्रिकाओं में जो संवेदनाएं चलती हैं वो इलेक्ट्रॉन की गति के साथ चलती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये हर कोशिकाओं में होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये कार्य नहीं करते, केवल इलेक्ट्रॉन ही हमारे शरीर की कोशिकाओं में सारे कार्यों का संचालन करता है। और बायोकेमिस्ट्री या फिजियोलॉजी, चाहे वो प्लांट की फिजियोलॉजी हो चाहे एनिमल की फिजियोलॉजी हो, सभी में ये स्पष्ट है कि तंत्रिकाओं में जो संचार होता है उसका माध्यम इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे सोडियम आयन और पोटेशियम आयन का आपस में आदान प्रदान होता है। हमारे ईसीएफ में तंत्रिकाओं के बाहर ईसीएफ होता है और तंत्रिकाओं के अंदर एक्सोप्लाज्म होता है। तो जब भी कोई संवेदनाएं या कोई दवा का असर हमारी तंत्रिकाओं पर पड़ता है तो त्वरित गति से इलेक्ट्रॉन के माध्यम से हमारे संबंधित टारगेट सेल के एक्सोप्लाज्म तक पहुंच करके अपने टारगेट का काम पूरा करती है। ये शब्द है इलेक्ट्रो का, यानी इलेक्ट्रो का अर्थ है इलेक्ट्रॉन की गति से हमारे शरीर में त्वरित गति से इसका कार्य होना। जहां तक होम्योपैथी का शब्द है, होम्यो शब्द हमारे होम्योस्टैटिस से लिया गया है। होम्योस्टैटिस का अर्थ होता है समस्थापन। जब ईश्वर बच्चा पैदा करता है तो बच्चा समस्थापन में पैदा होता है, उसमें कोई रोग नहीं होता। वर्तमान जब जिस समय बच्चा पैदा हुआ तो यह माना जाता है कि बच्चे के सारे अंग समान रूप से कार्य कर रहे हैं, और जब किन्हीं भी कारणों से पर्यावरण की संबंधी, उसके शारीरिक संबंधी कोई एक्सीडेंटल केस, किन्हीं भी कारणों से अगर हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में या किसी एक अंग में हमारा स्थापन नहीं है तो हमारा शरीर रोगी माना जाता है। तो शरीर के सभी अंगों का समस्थापन में बना रहना, अगर वो नहीं बने हैं तो हम इन औषधियों से उनको समस्थापन में या होम्योस्टैटिस में लाते हैं। इसलिए जो होम्यो शब्द हमने लिया वो होम्योस्टैटिस से लिया, न कि हमने किसी अन्य चिकित्सा पद्धति के नाम को लिया। कई लोगों का भ्रम है कि होम्योपैथी के नाम को इसको जोड़ दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा इलेक्ट्रो शब्द इलेक्ट्रॉन की गति से लिया गया है और होम्यो शब्द शरीर के विभिन्न अंगों को समस्थापन में या होम्योस्टैटिस में बनाए रखने के लिए दिया गया है। अब मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि चूंकि 1865 में जब ये चिकित्सा पद्धति मैटी जी लाए थे, होम्योपैथी के जनक डॉक्टर हैनीमैन के समकक्षी थे, उनके साथ मिलकर के काम कर रहे थे। उन्होंने देखा कि होम्योपैथी में पौधों के अलावा अन्य तमाम चीजों का समावेश किया गया है और हजारों लाखों चीजों का समावेश करके होम्योपैथी की दवाइयां बना दी गई और उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। तो मैटी जी के विचार में उनके साथ काम करते करते ये बात लगातार गूंजती रही होगी, गूंज रही थी, मैं ये नहीं कह सकता, गूंजती रही होगी, क्योंकि उनको लगा कि हम पौधे ही खाते हैं, पौधों से अपने शरीर का पालन पोषण करते हैं, तो क्यों ना हम पौधों से ही दवा का निर्माण करें, अन्य चीजों को छोड़ दें। और यही सोचते सोचते उन्होंने 115 पौधों का चयन किया। उन 115 पौधों से उन्होंने 38 मूल औषधियों का निर्माण किया और उन औषधियों को, पौधों को आपस में मिला करके 38 औषधियां बनाई। एक एक दवाओं में उन्होंने 9, किसी में 9 पौधे, किसी में 10 पौधे, किसी में 16 पौधे, और इस तरीके से उन्होंने अपने 38 दवाओं का काम शुरू किया। तो चूंकि उस जमाने में विज्ञान इतना प्रगति पर नहीं था, विज्ञान की इतनी जो विशिष्टता थी या उसका जो एक्सप्लेनेशन था वो मैटी जी के समय में नहीं था। उन्होंने दवा बनाई और काम किया, काम करके समाज को एक नई चिकित्सा पद्धति के रूप में सौंप दिया। और चूंकि उन्होंने अपने समय में कोई बुक लिखी नहीं थी, केवल कुछ लेख लिखे थे, उन लेखों को लेकर के उनके दामाद जो बेटोली जी थे, उन्होंने जेसोवर, उस समय बहुत प्रगति पे था, जेसोवर की दवा बनाने की कंपनी थी, उसको उन्होंने कुछ लिटरेचर दे दिया। उन लोगों ने उस पर तमाम शोध किया और देखा कि कई पौधों को मिला करके दवाएं बहुत अच्छा काम कर रही
तो उन्होंने होम्योपैथी के समावेश में या उसके समानांतर में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की इन दवाओं को कॉम्प्लेक्स कह करके मार्केट में उतार दिया, जबकि ये दवाएं वास्तव में मैटी जी की मूल कृतियों की थी। और उन्हीं मूल कृतियों को लेकर के हम लोग भारत तक लाए। भारत में हमारा प्रचार था पिछले 70 वर्षों से जारी ही है और ज्यादा हो गया है। 1905 में शायद भारत में आई, 1920 में भारत में आई है, तो लगभग इतने समय तक तो हम लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को अपने देश में जान ही रहे हैं। तो इसलिए बिल्कुल क्लियर है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में विद्युत का या इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी समावेश नहीं है। इसका दूर दूर तक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इलेक्ट्रिक सर्किट से कोई संबंध नहीं है। इलेक्ट्रो शब्द इलेक्ट्रॉन की गति से है और होम्यो शब्द शरीर के होम्योस्टैटिक्स से लिया गया है। मैं समझता हूं कि इससे अधिक क्लेरिफिकेशन देने की जरूरत हमारे श्रोताओं को नहीं है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा जो भ्रम है लोगों के मन में, मुझे लगता है कि इस मंच के माध्यम से आपके द्वारा ये स्पष्ट हुआ होगा कि इलेक्ट्रो की चिकित्सा पद्धति का प्रभाव किस तरीके से है और ये कैसे काम करती है। और मुझे लगता है कि ये व्यक्तिगत तौर पे मेरे लिए भी मुझे लगता है कि बड़ा स्पष्ट है कि ये किसी भी तरीके का जो हम इलेक्ट्रो के नाम से हम जिस तरीके से एक एज्यूम करते हैं, तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना जी चाहूंगा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी, और मैं ही नहीं, मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति विशेष जो इलेक्ट्रो के बारे में, इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में रुचि रखता है, वो जानना चाहेगा कि वाकई में आखिर ये चिकित्सा पद्धति अस्तित्व में कैसे आई। जैसे बार 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 आप अपने बात को जब रख रहे थे तो आप मैटी जी का नाम ले रहे थे, तो मैं चाहूंगा कि आप कृपया थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं कि कैसे ये अस्तित्व में आया, इसके जनक कैसे कौन है, और किस तरीके से इस चिकित्सा पद्धति की शुरुआत हुई। सर, देखिए, अगर बहुत विस्तार में कहूंगा तो फिर ज्यादा लंबा समय हो जाएगा। मैं बहुत संक्षेप में आप दर्शकों को, लगभग पूरे देश को सबको पता है, केवल आपके माध्यम से एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूं कि 1920 में भारत में ये दक्षिण भारत से डॉक्टर मधुले थे, उनके द्वारा ये आई थी। और इसके बाद फिर डॉक्टर एन एल सिन्हा के माध्यम से, जो कानपुर में नेशनल यूनिवर्सिटी के नाम से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का चलाते थे, उन्होंने इन दवाओं का प्रयोग आरंभ किया और कुछ दवाएं उन्होंने इटली से मंगा करके फिर उसका विस्तार किया और अपने एक संस्था खोली। उन संस्थाओं से अनेक, जो आजकल के संचालक जितने भी हैं संस्था के इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चलाने वाले, उनमें से अधिकतर विद्यार्थी डॉक्टर एन एल सिन्हा के संस्थान से ही निकले। और फिर वहां से निकल करके पूरे देश में अनेक संस्थाएं खुली, लोगों ने इसका स्वागत किया और दवाओं की सुलभता को देखते हुए पूरे देश में कई स्थानों पर फिर इसकी दवाइयां बनने लगी। ये माना जाता है कि भारत में 1920 में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी आई इटली से चल करके, और इसके बाद फिर ये भारत में उत्तर प्रदेश का ये गौरव रहा कि ये उत्तर प्रदेश की जो औद्योगिक नगरी है कानपुर, वहां से उठ करके पूरे देश में गई। और आज हम जहां भी हैं, हम ये मान के चलते हैं कि डॉक्टर एन एल सिन्हा का बहुत बड़ा योगदान रहा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लाने में। हालांकि मैं एक बात बहुत क्लियर कर दूं कि पिछले समय की जो किताबें रही हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की, वो अन्य चिकित्सा पद्धतियों, मैं किसी चिकित्सा पद्धति की आलोचना नहीं करता, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं, अन्य चिकित्सा पद्धतियों के समानांतर एक फिलॉसफी के रूप में लाई गई। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को चिकित्सा विज्ञान न कह करके एक दर्शन विज्ञान के रूप में लाया गया था। और यही कारण था कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को बहुत उलझा करके पहले के संचालकों ने, पहले संस्थापकों ने इसको गोपनीय बना के रखा था। वो ये नहीं चाहते थे कि इसकी गतिविधियां, इसकी कार्यप्रणाली अन्य लोग समझ सके। जो लोग प्रचार प्रसार जरूर करते रहे, रोगी देखते रहे, दवाओं का खपत करते रहे, लोगों को इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में बताते रहे, लेकिन मूल चीजों को वो छुपा के रखते थे। या तो ये भी कहा जा सकता है कि वो स्वयं उस पर विश्लेषण नहीं कर पा रहे थे, साथ ही अपनी कमी छिपाने के लिए लोगों को नहीं बता पा रहे थे। लेकिन जब 1975 के दौरान आसपास कुछ विज्ञान के स्कॉलर इसमें आए, और ये डॉक्टर, हमारे जो गुरु थे डॉक्टर रमाशंकर जी, उनकी एक टीम थी। जब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को जाना और समझा, डॉक्टर रमाशंकर जी के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि वो स्वयं एक मेडिकल कंपनी के, दवा कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव थे और 1948 से 1955 तक वो उसमें कार्य किए। तो आप सोच सकते हैं कि उस समय जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते थे वो डॉक्टरों से अधिक जानकारियां रखते थे फिजियोलॉजी और केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री में। तो इनके पड़ोस में एक डॉक्टर थे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के, उनके कुछ चमत्कारों को देख करके ये विस्मित हो गए और इन्होंने कहा कि ये कौन सी चिकित्सा पद्धति है, जरा इस पर ध्यान दिया जाए। और वहीं से एक विश्लेषण शुरू हुआ, एक नया अध्याय जुड़ा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में, जो अब तक फिलॉसफी के रूप में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाएं और उनकी किताबें बताती रही हैं। उस पर हमारे गुरु की टीम ने एक नया विश्लेषण किया और विश्लेषण करने के बाद इस बात को देखा कि वास्तव में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियां कारगर तो हैं,
लेकिन इतना तेज ये कार्य क्यों करती हैं, इस पर अभी शोध किया जाना चाहिए। और वहीं से शोध आरंभ हुआ, यानी 1975 में इलेक्ट्रोहोमोपैथी एक नए मुकाम पर, एक नई सीढ़ी पर चढ़ करके अपने गट पर है। और हम लोग आज विज्ञान के बहुत से स्कॉलर इलेक्ट्रोहोमोपैथी से जुड़े, देश में हजारों के प्रशिक्षार्थी हैं जो इलेक्ट्रोहोमोपैथी को विज्ञान के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। और मैं तो लगातार पिछले 5 वर्षों से रात में 10 बजे अपने उन डॉक्टरों को ठीक कर रहा हूं जो इलेक्ट्रोहोमोपैथी पढ़े तो थे, लेकिन फिलॉसफी के रूप में पढ़े थे और फिलॉसफर बनना नहीं चाहते थे, ताकि वो दूसरी चिकित्सा पद्धतियों की शरण में चले गए थे। बैसाखी उन्होंने दूसरी चिकित्सा पद्धतियों की ली थी और लेबल उनका इलेक्ट्रोहोमोपैथी का था। मैंने उन डॉक्टरों को रात में 10 बजे जगाना शुरू किया और पिछले 5 साल से लगातार कंटिन्यूअस मैं उनको जगा रहा हूं। लोग, मेरे फॉलोअर्स बढ़े हैं और लगभग 7 देशों में मेरी बुक गई है। पूरे देश में मेरी लिखी हुई बुक लगभग भारत के हर जिले में पहुंची है। तो इसलिए मुझे लगता यह है कि अगर इलेक्ट्रोहोमोपैथी की नई थीम लोगों की समझ में नहीं आती तो शायद वो रात में 10 बजे इलेक्ट्रोहोमोपैथी का क्लास सुनने के लिए प्रतीक्षा ना करते। और इलेक्ट्रोहोमोपैथी के बारे में कुछ बताना नहीं है, केवल अब सब लोग जान गए हैं कि ये नई चिकित्सा पद्धति है, हर्बल चिकित्सा पद्धति है, पौधों पर आधारित चिकित्सा पद्धति है। केवल एक कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में जरूर आता है, शायद अगर आप आगे कुछ जानना चाहें तो मैं बताऊं, या आपका कोई अगला सवाल हो, अगर आप सर, कहें तो मैं इसको आगे क्योंकि सीमित सीमित समय है और कुछ हमारे प्रश्न, जैसे इस कार्यक्रम को शुरुआत करने से पहले मैंने कुछ श्रोताओं से उनके विचारों को जानना चाहा और उनकी इच्छा जो भी थी, उन्होंने जो प्रश्न हमें प्रेषित किए हैं, मैं आपके माध्यम से मैं उनका जवाब देना चाहूंगा। तो जैसा कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के जनक डॉक्टर क्राउन सीजर मैटिक, उनको वो हैं, और ये मैं जानना चाहता हूँ कि वाकई में इस चिकित्सा पद्धति की उनकी मूल अवधारणा क्या रही और किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई और किस तरीके से ये अस्तित्व में आया, सर, बड़े संक्षिप्त में। जी जी, देखिए, काउंट सीजर मैटी का मानना यह था कि हमारा शरीर लिम्फ और ब्लड, ये दो मूल तत्वों से मिलकर के बना हुआ है, जो स्वाभाविक ही है और आज भी विज्ञान इस बात को स्वीकार करता है। तो उन्होंने कहा था कि लिम्फ और ब्लड पर जो कमियां हमारे शरीर में आती है, उससे हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होता है और उसका इलाज समान कोशिकाओं का इलाज समान कोशिकाओं के अंदर कार्य करने वाली गतिविधियों से ही हो सकता है। क्योंकि उनको लगा कि पौधों से हम खाते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं, हमको शरीर में ऊर्जा मिलती है, हम अपना दैनिक जीवन कार्य करते हैं, तो उनको लगा कि हम पौधों को ही दवा के रूप में अगर इस्तेमाल करें तो क्या दिक्कत है। इस नाते उन्होंने एक जो इलेक्ट्रोहोमोपैथी की जो खोज की वो इस आधार पर की कि हम पौधों की कोशिकाओं से बनने वाले तत्वों को दवा के रूप में अगर प्रयोग करेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। और इसीलिए इसी मूल धारणा को लेकर के उन्होंने लिम्फ और ब्लड में होने वाले परिवर्तन को रोग माना और इसी के सिद्धांत पर उन्होंने अपनी 38 दवाओं को दिया। अब जो आज का वैज्ञानिक समाज है या विज्ञान का समाज है या यूं कह लें कि न्यू कॉमर्स है, हम लोगों ने इसको और विश्लेषित किया। हमने ये बताया कि ये दवाएं त्वरित तो कार्य कर रही हैं, लेकिन इन दवाओं का जो कार्य करने का प्रारूप है, यहां पर मैटी के किसी सिद्धांत को नहीं तोड़ा गया है। मैटी के मूल सिद्धांत में दवा बनाने का जो तरीका था, जो फार्म उनका धूप में रख करके पौधों को सड़ाने और गलाने के बाद उसका अर्क निकाल करके दवाओं को बनाना, वो सारे सिद्धांत वही हैं। केवल हम लोगों ने ये बताना शुरू किया कि इन दवाओं के त्वरित कार्य करने की स्टाइल क्या है, ये कैसे त्वरित कार्य करते हैं, और उस पर एक स्पष्ट रूप से जो सिद्धांत निकल के आ रहा है या जो थ्योरी निकल के आ रही है, जो विश्लेषण आ रहा है पिछले 30-40 सालों का, वो ये है कि इन दवाओं की कार्यशीलता, इनकी कार्यशैली पौधों में पाए जाने वाले एंजाइम्स के प्रतिरूप है। जिस तरीके से पौधे में एंजाइम्स कार्य करते हैं, वैसे ये हमारे शरीर में भी आकर के दवा के रूप में एंजाइम्स के रूप में कार्य करते हैं। ये हमारे किसी रोग को ठीक नहीं करते, ये हमारे शरीर के अंगों में संस्थापन स्थापित करते हैं। उसका कारण क्या है कि अगर हम रोग ठीक करते, मैटी जी ने 38 दवाओं से विभिन्न रोगों को ठीक किया, लेकिन विश्लेषण नहीं कर पाए, वो उनका समय चला गया, वो बेचारे इस दुनिया से चले गए। आज जब हम ये विश्लेषण करते हैं तो हमारे दिमाग में 3 सवाल आते हैं। मैं अपने सभी सुनने वालों से 3 सवाल करता हूं। पहला सवाल यह है कि पिछले 150 वर्षों से केवल 38 दवाएं ही क्यों रह गई? 39वीं दवा किसी इलेक्ट्रोहोमोपैथ के डॉक्टर ने बनाने की जरूरत क्यों नहीं थी? दूसरा सवाल है कि इन दवाओं का साइड इफेक्ट क्यों नहीं है? ये दवाएं, हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रोहोमोपैथिक दवाएं हानि रहित हैं, जबकि इनमें तमाम ऐसे पौधे मिला दिए गए हैं जो विषाक्त हैं, लेकिन फिर भी ये दवाएं हानि रहित हैं और हमारे शरीर पर इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। और हमारा तीसरा सवाल लोगों से होता है कि फिर ये दवाएं त्वरित कार्य क्यों करती हैं? इन तीनों सवालों का एक जवाब है, और वो जवाब ये है कि जो पौधे में पाए जाने वाले एंजाइम्स होते हैं,
ये अति सूक्ष्म मात्रा में जाकर के किसी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को केवल प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। ये बायोकेमिस्ट्री का सिद्धांत और बायोकेमिस्ट्री इसको बताती है। हम लोगों ने डॉक्टर बायोकेमिस्ट्री के बारे में साहब, अध्ययन किया है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने कहा कि ये जो मेडिसिन है इसकी, ये पौधों से बनाई जाती है। जी और अगर हम जिक्र करें जी आयुर्वेद की, तो आयुर्वेद की मुझे लगता है कि ये पूरी चिकित्सा पद्धति जो कि उसकी औषधि का निर्माण होता है, वो निश्चित रूप से जी पौधों से ही होता है। तो क्या मैं मान के जी चलूं जी कि ये इसकी भी मेडिसिन क्या आयुर्वेद के समकक्ष है, या आयुर्वेदिक ही है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दुनिया में जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां हैं, वो विभिन्न स्रोतों से अपनी अपनी औषधियों का निर्माण करती हैं। स्रोत समान हो सकते हैं विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के। आयुर्वेद भी पौधों से दवा बनाता है, एलोपैथ भी पौधों से दवा बनाता है, होम्योपैथ भी बनाता है, और यूनानी वाले भी पौधों से दवा बनाते हैं। केवल जो ड्रग पद्धतियां हैं वो नहीं बनाते हैं। तो पौधे हमारे स्रोत हो सकते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, अभी मैं डॉक्टर एच एन लाल जी के साथ एक बार स्वास्थ्य निदेशालय में एक चर्चा में गया था। तो वहां के होम्योपैथिक डायरेक्टर ने कहा कि आप लोग तो हमारी पैथी को चुरा करके दवाएं बना रहे हैं। तो मैंने उनसे सीधा सवाल किया, ये डॉक्टर एच एन लाल जी आपको बताएंगे अगर आप उनसे चर्चा करेंगे, कि मैंने उनसे सीधा सवाल किया, मैंने आपकी क्या चोरी किया। तो उन्होंने कहा, आपके यहाँ बेलोडोना यूज की जाती? मैंने कहा हाँ बिल्कुल यूज की जाती। उन्होंने कहा, आपके यहाँ एकोनाइट यूज की जाती? मैंने कहा बिल्कुल यूज की जाती। तो बोले, वो तो मेरी पैथी की दवा है, आप उसको क्यों यूज कर रहे हैं? तो मैंने कहा, वो आपकी पैथी की दवा नहीं है। आपने बेलोडोना और एकोनाइट पौधे का नाम से ही दवा बना दिया, और हमने एकोनाइट और बेलोडोना पौधे के कुछ पार्ट को यूज किया, हमने उस पार्ट को यूज करके दवा बनाया। अंतर सिर्फ इतना है सभी चिकित्सा पद्धतियों में कि किसी भी पार्ट को किस तरीके से यूज करके उसकी दवा का प्रारूप क्या होना है, यही हर चिकित्सा पद्धति का अपना अपना तरीका है। आयुर्वेद और यूनानी दवाओं को, पौधों को लेकर के सुखाते हैं, उसका पाउडर बनाते हैं, पीसते हैं। हमारे यहाँ पाउडर या सुखाने का कोई प्रचलन नहीं है। हम जीवित पौधों के पार्ट को लेकर के डिस्टिल वाटर में 32 डिग्री से लेकर के 47 डिग्री के टेम्परेचर पर छत के ऊपर शीशे के जार में इसको बनाते हैं। टेम्परेचर बढ़ जाता है, हम जार को हटा देते हैं। टेम्परेचर कम हो जाता है, हम टेम्परेचर जब धूप निकलती है तो हम फिर रखते हैं, और एक एक दवा बना। और हम ये प्रक्रिया क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम किसी पत्ती की दवा बनाना चाहते हैं, सपोज कीजिए, तो हम पत्ती को, 1 किलो पत्ती को हमने 10 लीटर के पानी में डाल दिया और धूप में रख दिया। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाद वो पत्तियां सड़ जाती हैं, हम उन पत्तियों को निकाल के अलग कर देते हैं, और जो हमारा पानी बचा रहता है उसमें फिर 1 किलो पत्ती डाल देते हैं। और ये प्रक्रिया हम तब तक करते हैं जब तक कि पत्ती सड़ने से रुक न जाए। एक समय ऐसा आता है जब पत्ती बिल्कुल ज्यों की त्यों रह जाती है, उसमें एक भी पत्ती खराब नहीं होती है। तो हम ये मान लेते हैं कि पत्ती के जितने भी एंजाइम थे वो हमारे इस पानी में आ चुके हैं। अब पत्ती पर इसका कोई सड़ने गलने का कोई इफेक्ट नहीं है। पत्ती अपनी सारी की सारे अर्क इससे दे चुकी है। वो हमारा फर्स्ट डाइल्यूशन बन जाता है, मूल अर्क बन जाता है। उसको फिर हम 1:9 के रेशियो से सेकंड डाइल्यूशन और फिर थर्ड डाइल्यूशन में ला करके और फिर रोगियों के शरीर के ऊपर उसका प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। हमारा जो D3 होता है, उसकी जो कंसंट्रेशन होता है, उसकी जो विस्कोसिटी होती है, उसका जो पीएच वैल्यू होती है, वो हमारे ब्लड और लिम्फ के कंसंट्रेशन विस्कोसिटी से मैच कर जाता है, उसके पीएच वैल्यू से मैच कर जाता है। इसलिए हम D3 से इसका प्रयोग करते हैं। हमारे कुछ साथी ये कहते हैं कि और ऊपर के डाइल्यूशन यूज करने चाहिए। हम जब D3 से ही हमारे ब्लड और लिम्फ के सिद्धांत पर एक प्रक्रिया कार्य करती है, तो हम उसके आगे किसी डाइल्यूशन को प्रयोग, मैंने तो 40 साल में D3 के अलावा कुछ नहीं प्रयोग किया है। और मेरे जो फॉलोअर्स हैं देश के लगभग 20 से 25 हजार चिकित्सक, वो भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं और अच्छे उनके रोगी ठीक हो रहे हैं। इसलिए डाइल्यूशन का और पॉजिटिव निगेटिव का ये जो फिलॉसफी के रूप में किताबें लिखी गई थी, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि पहले फिलॉसफी दी गई इलेक्ट्रोहोमोपैथी को, उसका विश्लेषण आज हो रहा है। और जब हम विश्लेषण करते हैं तो हम लकीर के फकीर नहीं बनना चाहते, हम उस पर शोध करके नई इलेक्ट्रोहोमोपैथी को नए सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। और जो वास्तव में दिखाई पड़े, जिसको भारत सरकार भी चाहती है कि इसको विज्ञान के रूप में दिखाया जाए, और हम लोग उसका प्रयास भी कर रहे हैं। इसलिए ये कहना कि आयुर्वेद भी इसी का यूज करता है, होम्योपैथ भी इसी का यूज करता है, भाई सोर्स तो वही है, पौधे तो वही होंगे। वो अर्जुन पौधे का उपयोग दूसरी तरीके से करते हैं, हम अर्जुन पौधे का उपयोग दूसरी तरीके से करते हैं। वो बेलोडोना का उपयोग उसी नाम से कर लेते हैं, हम बेलोडोना को अपनी दवाओं के रूप में लेते हैं। अब कोई ये कह दे कि किसी के घर का नाम उसको दवा का नाम दे दे, जैसे बेलोडोना एक पौधा है, बॉटनी, जो बॉटनी के जानकार वो जानते हैं, कोनाइट, बेलोडोना, आर्निका, ये सब पौधों के नाम है। बॉटनी की किताब में इनका नाम पौधों के रूप में दिया गया है। अब अगर कोई चिकित्सा पद्धति इन पौधों को लोग के नाम से दे रही है, दवाओं के नाम से दे रही है, तो भाई ये तो वो चिकित्सा पद्धति का अपना विषय है। हम तो उन पौधों के नाम से कोई सर, दवा नहीं बीच बना रहे, में हम उन मैं पौधों को थोड़ा लेकर सा के दवाओं को करके बना रहे हैं।
जी डॉक्टर साहब, मैं इंटरप्ट करूंगा, मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा समय अभाव और हमारे पास प्रश्न की संख्या अधिक है, पर निश्चित रूप से मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को यह स्पष्ट रूप से ये बड़ा स्पष्ट हुआ होगा कि इलेक्ट्रो की जो दवाएं हैं आयुर्वेद से बिल्कुल अलग हैं। मैं इसी क्रम में मैं एक अगला प्रश्न लेना चाहूंगा, और मैं ये जानना चाहूंगा आपके जी माध्यम जी से कि जैसे ये अधिकांशतः और लोग ये बात करते हैं कि ये एक नई प्रभावी चिकित्सा पद्धति है, तो आप इस चिकित्सा जी। पद्धति को आप कैसे देखते हैं, और आने वाले 10 सालों में किस तरीके से इसका क्या इम्पैक्ट होगा समाज पे, और क्या आपके विचार हैं इस पे, कृपया आप हमारे दर्शकों से शेयर करें। जी देखिए, ये नई चिकित्सा प्रणाली को हम इसको नहीं मान सकते। ये नई शब्द का प्रयोग हमको इसलिए नहीं करना चाहिए। हम ये जरूर कह सकते हैं भारत सरकार को एक नई चिकित्सा प्रणाली को मान्यता देनी है, लेकिन ये चिकित्सा प्रणाली पिछले 150 वर्षों की है। हमारी होम्योपैथी, इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मानता होम्योपैथी से पहले मिल जाना चाहिए था। 1953 में भारत सरकार ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में एक पत्र जारी किया था कि समाज में अगर इलेक्ट्रो होम्योपैथी अच्छी तरह काम कर रही तो इसको मान्यता दिया जाना चाहिए। वो पत्र भी आपके फोरम के जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर एच एन लाल जी के पास है। तो 1953 में ही भारत सरकार इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता देने का विचार बना चुकी थी। और होम्योपैथी और आयुर्वेद को 1971 और 73 के आसपास इसकी मान्यता मिली। तो हम ये नई चिकित्सा पद्धति तो नहीं कह सकते। हाँ, ये मान्यता के रूप में ये नई चिकित्सा पद्धति जरूर है, क्योंकि इसका प्रचार प्रसार बहुत कम हुआ। और कम इसलिए हुआ कि लोग दबे रहे। लोगों को सही जानकारियां पढ़ाने वालों ने या संस्था अध्यक्षों ने या प्रैक्टिस करने वालों ने नहीं बताया, वो अपने तक इसको सीमित रखे। इसलिए जो न्यू कॉमर्स आते रहे वो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में बहुत ज्यादा ब्रॉड नॉलेज नहीं रखते रहे। जब थोड़ा सा 1975 के बाद का युग बना तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी बहुत अच्छे रूप में आई। और जहां तक फ्यूचर है, फ्यूचर में इलेक्ट्रो होम्योपैथी वास्तव में सबसे अच्छी चिकित्सा प्रणाली उभर के इसलिए आएगी कि इनकी दवाओं का खर्चा कम है। ये केवल 115 पौधों पर आधारित हैं। इनमें दवाएं सिर्फ 38 हैं। एक छोटे से ट्रे में आप अपनी मेज पर 38 दवाएं रख लीजिए, और इन दवाओं को देने का और डोज सही आप सीख जाएंगे तो आप एक अच्छे इलेक्ट्रोहोपैथ के फिजिशियन बन जाएंगे। ये 38 दवाएं किसी रोग को ठीक नहीं करती। मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से इसको बता रहा हूँ। ये 38 दवाएं 38 अंगों के सिस्टम को होम्योस्टैटिस में लाके छोड़ देती हैं, रोग अपने आप दूर हो जाता है। हम एक उदाहरण के रूप में आपके माध्यम से बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को, और अन्य चिकित्सा पद्धतियों के लोग भी इसको अगर सुन रहे होंगे आपके चैनल को बाद में सुनेंगे तो वो इलेक्ट्रोहोपैथी का सही अर्थ समझ जाएंगे। मान लीजिए कि हमारे पास एक बुखार का रोगी आता है। हमारे पास बुखार नाम की कोई दवा नहीं है। हमारे पास S1 C1 L1 P3 इस तरह की दवाएं हैं। हमारे पास बुखार नाम की कोई दवा नहीं है कि हम कोई दवा पर्टिकुलर उठाएं और कहें इससे बुखार ठीक हो जाएगा। हम एज इलेक्ट्रोहोपैथिक फिजिशियन अपने चेयर पर बैठ के ये जज करते हैं कि इसके शरीर में बुखार कौन से अंग की कमी से हो रहा है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि थर्मोस्टेट, जो हमारे कान के बगल में एक छोटी सी ग्रंथ होती है, एक छोटा सा मटर के दाने छोटा एक थर्मोस्टेट केंद्र है जो शरीर के ताप का नियंत्रण करता है। हम एज ए फिजिशियन इसको जज करते हैं कि थर्मोस्टेट का काम इस पेशेंट का गड़बड़ हो चुका है, वो ज्यादा या कम हो गया, अपने होम्योस्टेटिस में नहीं है। हमारे पास थर्मोस्टेट को सेट करने के लिए हमारे पास F1 बेनवन और W, ये 3 दवाएं हमारे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करती हैं, हमारे थर्मोस्टेट को बैलेंस में लाके छोड़ती हैं। तो हम ये 3 दवाएं उठा के उसको देते हैं, डोज सेट कर देते हैं उसके शरीर के अनुपात में। आदमी मोटा है तो डोज ज्यादा देंगे, बच्चा है तो कम देंगे, और उस तरह से बॉडी के उसकी एज क्या है वो हम जो सारे फैक्टर्स उसको ध्यान में रख के देते हैं। तो हम शरीर के अंगों का, उसके कार्यप्रणाली का, उसके फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को ध्यान में रख करके हम दवाओं का चुनाव करते हैं और हम रोग को दूर करते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये सबसे अच्छी लेकिन सबसे क्लिष्ट चिकित्सा प्रणाली है। अगर इसको आप सीखना चाहेंगे तो सबसे पहले आपको शरीर क्रिया विज्ञान के बारे में जानकारी होनी चाहिए, पौधों के शरीर क्रिया विज्ञान के बारे में जानकारी होनी चाहिए, बायोकेमिस्ट्री की जानकारी होनी चाहिए। और जब आप अंगों के ये आप जज कर ले जाएं कि रोगी की शिकायत इसके किस अंग पर जा रही है। जैसे मान लीजिए रोगी कोई कहता है हमको भूख लग रही है लेकिन सर मेरा पेट नहीं साफ हो रहा है। रोगी की 2 कंप्लेंट है कि भूख लग रही है लेकिन पेट साफ नहीं हो रहा। अब ये फिजिशियन को जज करना कि भूख तो लग रही है, इसका मतलब इसका जो स्टमक है वो सही कार्य कर रहा है, लेकिन पेट नहीं साफ हो रहा। तो स्टमक के आगे इंटेस्टाइन, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का काम सही नहीं है। तो अब हमको इसके पेट को खाली करने वाली दवा देनी पड़ेगी ताकि इसका एक्सक्रेशन सही रहे। इसका डाइजेशन सही है लेकिन एक्सक्रेशन सही नहीं है, तो हमको एक्सक्रेटरी ऑर्गन से संबंधित दवाओं का चुनाव करना पड़ता है। हमारी दवाओं का सिलेक्शन हम लोग इस तरह करते हैं। इसीलिए हमारी केवल 38 दवाएं हैं, और 38 दवाओं में दुनिया के आने वाले सभी रोगों का की दवाओं को या सभी रोगों को ठीक करने की हम संभावनाएं रखते हैं। हम दावा तो नहीं करते, दावा करने वाले तो ठेकेदार होते हैं।
मैं ये जरूर मान के चलता हूं कि दुनिया के सभी रोग जो अन्य चिकित्सा पद्धति रोग बताते हैं, उनके लक्षण बताते हैं, हम रोगी की शिकायत पर ही उसके अंग को जज कर लेते हैं और अंग की दवा उठा के उसको देते हैं, रोगी हमारा ठीक हो जाता है। जैसे डॉक्टर कैंसर के साहब, बारे में हमारे चिकित्सक जी आपने एक जिक्र किया सीखने की, तो एक प्रश्न जो है, खास तौर से हमारे युवा जो इसमें अपना जी भविष्य देखते हैं, और ऐसे छात्र जो जी आने जी वाले समय में इस इलेक्ट्रो चिकित्सा पद्धति के माध्यम से अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, मैं बड़े जी संक्षिप्त में मैं चाहूंगा आपके माध्यम से उन्हें संदेश देने के लिए कि वो किस तरीके से सार्थक प्रयास करें। ऐसा कौन सा मंच है, ऐसा कौन सा तरीका है जिसके माध्यम से वो जुड़ करके आने वाले समय में अपना भविष्य बना सकें इलेक्ट्रो इस चिकित्सा पद्धति में। कृपया आप इस पे प्रकाश जी जी डालें। जी जी बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मैं आने वाले अपने न्यू कॉमर्स के लिए ही रात दिन प्रयास कर रहा हूँ। जो भी इलेक्ट्रोहोपैथी में आना चाहते हैं उनका स्वागत है, लेकिन विज्ञान के विद्यार्थी अगर इसमें आएंगे तभी वो सफल होंगे। जो इंटरमीडिएट बायो से पढ़े हुए हैं या बीएससी किए हुए हैं, एमएससी किए हुए हैं, क्योंकि एज लिमिट अभी नहीं है, सीखने की कोई एज लिमिट नहीं होती है, तो जो शरीर क्रिया विज्ञान के जानकार विद्यार्थी अगर इलेक्ट्रोहोपैथी को अपनाना चाहेंगे तो इसको बहुत आसानी से सीख जाएंगे। और उन संस्थाओं में जहां पे भी वो अपने नजदीकी जिन संस्थाओं में प्रवेश लेते हैं इलेक्ट्रोहोपैथी की, तो वहां पे इसकी जानकारी जरूर कर लें कि वहां पे क्या शिक्षण कार्य चल रहा है कि नहीं चल रहा है। केवल कागजों पर कोरम पूरा करने वाली शिक्षण संस्थाओं से दूर रहें, अपने पैसे को बर्बाद न करें। और ज्यादा जानकारी के लिए मैं तो निःशुल्क रात में पढ़ाता हूँ, मेरा चैनल पर भी सारे क्लास आ जाते हैं। मैंने सारे रोगों के बारे में विश्लेषण कर दिया, लगभग 2000 से ऊपर मेरे क्लास हो चुके हैं और मैं कंटिन्यूअस हूँ। और मेरा फोन नंबर है 9793252355। इस नंबर पे हमारे कोई भी न्यू कॉमर्स अपनी किसी भी जिज्ञासा को हमसे पूछ सकते हैं। जहां तक मैं उनकी मदद कर सकूंगा मैं मदद करूंगा। हमारे वो डॉक्टर जो पढ़ने के बाद भी अभी इसमें असमंजस की स्थिति में है, वो भी हमारे क्लास को सुन सकते हैं, हमारे लाइव क्लास को फॉलो कर लें। अगर उनको कोई दिक्कत आ रही है तो आप फोन कॉल करके अपनी समस्याओं का हल कर सकते हैं। लेकिन न्यू कॉमर्स जो हमारे आने वाले हैं, मैं उनसे जरूर कहूंगा कि जिस शिक्षण संस्थान में प्रवेश ले, उस शिक्षण संस्थान की पूरी जानकारी ले लें, पूरी उसकी रूपरेखा जान लें कि वहां पे पढ़ाने वाले शिक्षक है कि नहीं है, वो कैसा पढ़ा रहे हैं, वहां पे व्यवस्था क्या है, और आगे अपने को स्वयं निर्धारण कर सकते हैं। क्योंकि गलत पानी में कानून ने बहुत खुले तौर पे मैं कहूँ उनसे कि अभी तक इलेक्ट्रोहोपैथी के सभी शिक्षार्थियों को, जितने भी पढ़ने वाले रहे हैं, उनको सही दिशा प्रवाहित नहीं की है। इसलिए मैं जरूर चाहूंगा कि प्रवेश लेने से पहले संस्थाओं की वास्तविकता को जरूर परखें। जी सर, समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपका एक ऐसा संदेश जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी जगत के समुदाय से जुड़े हुए लोगों को प्रेरित करे, और आने वाले समय में हम नए नवागत लोगों का भी स्वागत कर सकें। और मैं चाहूंगा कि बड़े संक्षिप्त में एक ऐसा संदेश आपके तरफ से हमारे सारे जुड़े हुए दर्शकों के लिए, और खास तौर से इस चिकित्सा जगत के समुदाय से जुड़े हुए लोगों के लिए आप अपना संदेश सर आप उनको दें प्लीज। मैं अपने सभी देश के श्रोताओं से, और आपका चैनल अगर विदेश में भी जा रहा तो विदेश के भी श्रोताओं से, क्योंकि इलेक्ट्रोहोपैथी में अब केवल इलेक्ट्रोहोपैथी की जानकारी नहीं है, इसमें सेना के लोग और विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के लोग पास दिन भर फोन कॉल सवाल करते हैं। तो मैं अपने सभी ऐसी 115 पौधों पर आधारित मात्र 38 दवाओं की चिकित्सा पद्धति है, हर्बल चिकित्सा पद्धति है। ये बहुत ही और सुलभ चिकित्सा पद्धति है और स्वदेशी चिकित्सा पद्धति कहा जा सकता है। इनमें कुछ पौधे जो विदेशी हैं, हम अगर उनके भारतीय पौधों पर उनके सब्स्टिट्यूट हैं, उन पौधों पर भी हमको शोध करना चाहिए और शोध करें लोग, जो इलेक्ट्रोहोपैथी और अपने आने वाले साथियों को प्रेरित करें। मेरा एक जो स्लोगन है सामान्य रूप से इलेक्ट्रोहोपैथी अपनाइए और स्वस्थ बनिए, मैंने 1984 में स्लोगन दिया था। आज बहुत से लोग इस स्लोगन को प्रचारित कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि इलेक्ट्रोहोपैथी का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। हमारे जो भी साथी इलेक्ट्रोहोपैथी के क्षेत्र में आना चाहें या जो क्षेत्र में है, वो इलेक्ट्रोहोपैथी में निरंतर पूरी ईमानदारी के साथ काम करें। सुप्रीम कोर्ट के भी व्यक्ति जिस चिकित्सा पद्धति में विशेषज्ञ है वो उसी चिकित्सा पद्धति में कार्य करे। अपनी चिकित्सा पद्धति कार्य करता है तो वो झोला छापी श्रेणी में आएगा, चाहे वो एलोपैथ का हो, अगर वो होम्योपैथ करता है, या आयुर्वेद का हो वो इलेक्ट्रोहोपैथ करता है, या इलेक्ट्रोहोपैथ कोई अन्य चिकित्सा पद्धति करता है। तो
हाँ सर, कि आप अपनी चिकित्सा पद्धति दूसरी महसूस करिए। मैं उम्मीद करता हूं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से जुड़े हमारे सारे सदस्यों और बाकी और मित्रों के जितने भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी संबंधी जितने भी प्रश्न होंगे, उनके सारे प्रश्नों के उत्तर डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव जी के माध्यम से सबको मिल चुके होंगे। मैं सबसे पहले आभार और धन्यवाद ज्ञापित करूंगा डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव जी को। सर, बहुत बहुत धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। अब समय है इस कार्यक्रम के समापन का, और इस उम्मीद और इस विश्वास के साथ कि आने वाले संस्करण में एक बार फिर एक नए स्पीकर के साथ हम जल्द ही उपस्थित होंगे, और हम फिर एक बार विस्तृत चर्चा करेंगे इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक के विषय में नए मेहमान के साथ। तब तक मैं आनंद शंकर श्रीवास्तव विदा लेता हूं, और जल्द ही आपके साथ जुड़ूंगा नए संस्करण और नए सदस्य के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।